एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। जैसा कि आपको पता है, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यूज का मैं सीरीज लेके चल रहा हूं। ठीक है, 2023 का शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, अर्थात 6 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस को मैं कर रहा था। 4 पार्ट करवा चुका हूं। लास्ट पार्ट नंबर 5 है, वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो 15 क्वेश्चन बचे थे वो मैं आज बता रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है सेशन, चूंकि बड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन लास्ट में था आपका। ठीक है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। उसके पहले मैं बता दूं, अभी होली का ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट इकोनॉमिक्स के लगभग सभी कोर्सेज पे। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है वहां पे, है ना। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, राज इकोनॉमिक्स RECC, और ये जो ऑफर का बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं आगे का, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 86 भाई? दो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, एंड दोनों स्टेटमेंट बताना है कौन सही कौन गलत। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 हमारा कह रहा है, कहता है बिटवीन 1901 टू 1951 इन इंडिया द रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर इन इंडस्ट्री इंक्रीज फ्रॉम अबव एवरेज टू फार अबव एवरेज एंड रिलेटिव प्रोडक्ट पर वर्कर इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर के अपेक्षा, है ना, इंडस्ट्रीज में जो पर वर्कर प्रोडक्शन था वो बढ़ा है। ठीक है, और इवन देखा गया कि एग्रीकल्चर में घटा है। सच है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा, है ना, कि 1901 के बाद, मतलब ये आपका जो 20th सेंचुरी था, इसमें जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे काम जितना कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे उतना काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करके ही लोग वर्क कर रहे थे। तो इंडस्ट्री का पर वर्कर जो है प्रोडक्शन बढ़ा था, ये सही है। बिटवीन 1901 से 1951 इन इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है। ठीक है, उसमें कह रहा है मैच करने, कहता है लिस्ट 1 में यूटिलिटी फंक्शन दिया है और लिस्ट 2 में MRS दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यूटिलिटी फंक्शन हमारा ये है पहला। MRS क्या होता है भाई? MRS, मान ली दो प्रोडक्ट है X1 और X2, तो MRS का फॉर्मूला होता है MRS इक्वल्स MU1 अपॉन MU2। ठीक है, क्लियर है? MU1 का मतलब 1 के रिस्पेक्ट, X1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो यूटिलिटी फंक्शन को, और MU2 का मतलब है यूटिलिटी फंक्शन को X2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो अगर ये इसका निकालें, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मतलब x1 के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर c x1 का पावर a माइनस 1। अच्छा, इसको अच्छे से बना दे रहा हूं मैं, है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे मैं MU1 क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन का MU1 हो जाएगा। x1 के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a c x1 a माइनस 1 x2 b माइनस 1, क्या होगा x2 b माइनस 1 एज इट इज रहेगा वो x2 b सिर्फ रहेगा। ठीक है, क्योंकि x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। MU2 क्या हो जाएगा? MU2 हो जाएगा हमारा b c x1 का पावर a x2 का पावर b माइनस 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे MU1 अपॉन MU2, तो हमारा MRS निकल जाएगा। क्या क्या कटेगा यहाँ पे देखो तो, C कैंसल हो जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा A, उसके बाद क्या होगा, x1 नीचे आ गया, ये हमारा ये ऊपर चला गया, x2 बटा b x1 बचेगा हमारा। ठीक है, कहीं है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल है। देखो चूंकि MRS निगेटिव में बेसिकली होता है, इसीलिए माइनस का साइन दिया हुआ है सब में। ठीक है, MRS चूंकि डिक्रीजिंग होता है ना, इंडिफरेंस कर में आपने पढ़ा होगा, तो निगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन का क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, वही सेम कहानी। ठीक है,
क्या करना है भाई, इसको x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बचेगा, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली बचेगा x2 प्लस 1 एक फंक्शन बाहर रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 प्लस 2 बचेगा, ठीक है। ऐसा कहीं है माइनस में दिया हुआ, बिल्कुल ये है पहला ऑप्शन, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कहीं है देखो तो मैच कर लो, निकालना सीख गया सब में। क्या करना है, mu1 निकालना है, फिर mu2 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, बस इतना आप लोग कर लीजिएगा खुद से। आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ए का 3 दिया है, बी का 1, खाली ऑप्शन यहीं पे है, बाकी कहीं वैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का। पहला ऑप्शन है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय रैंक ऑफ ए इज 3, गलत है। देखो 3 रैंक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है मैक्सिमम रैंक उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होगा बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, तो मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं 2 से कम हो सकता है, ठीक है। ये तो पहला गलत हो गया। मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। देखते हैं भाई ऑर्थोगोनल क्या होता है, जब ए इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। देखते हैं ए कितना है, ए हमारा है पी क्यू माइनस क्यू क्यू पी, है ना। चलिए ये आपका पूरा स्क्रीन में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए इनटू करेंगे ए का ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज पी माइनस क्यू क्यू पी, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले गुना किया, पी इंटू पी, पी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा क्यू इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू क्यू का स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, p के साथ q, तो पी क्यू माइनस इधर पी क्यू हुआ। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करो, तो q इंटू क्यू, तो वही पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कर रहे हैं ना, अच्छा ठीक है। देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करें, क्या बचेगा, पी क्यू माइनस पी क्यू, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो क्यू का स्क्वायर पी का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर हो गया 0 0 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। तो अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। फिर ट्रांसपोज ऑफ ए इज गिवन एज, तो वो ट्रांसपोज यहां निकाले थे ना हम लोग, पी क्यू क्यू पी, हाँ ये भी सही है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कितना है, पी, ए का डिटर्मिनेंट पी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा भाई, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो पी इंटू क्यू करेंगे, पी इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, तो प्लस हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है ना। अच्छा पी का स्क्वायर है, सॉरी पी का स्क्वायर है, पी इंटू पी, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये गलत है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन द कन्वेक्स सेट ऑफ पॉइंट 2 3 और 4 1 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है, थोड़ा लंबा चला जाएगा ये, है ना। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारे पास, x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, इसका एक्स वाई कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हमारा होता है इसका लैम्डा, फिर हो जाएगा आपका x1 y1 लिख सकते हैं,
प्लस 1 माइनस लैम्डा, फिर इधर x1 x2 y2। ठीक है, ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, जिसमें सिर्फ अगर x का निकालेंगे जब, तो उसका हमारा हो जाएगा क्या, सिर्फ जब x का निकलेगा। चलिए सॉल्व भी करते डायरेक्टली, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं ना ऑलरेडी, क्या है 2 3 2 3 और 4 1, है ना। मतलब x1 के जगह पे 2 है, x2 के जगह पे 4 है, y1 के जगह पे 3 है, y2 के जगह पे 1 है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स होगा लैम्डा, है ना, लैम्डा इंटू क्या करेंगे, लैम्डा इंटू x1 लेंगे, ठीक है। लैम्डा इंटू x1 कितना है 2 है, प्लस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पे x2 y2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, 4 लेंगे। सॉल्व करें कितना आएगा, लैम्डा 2 और इधर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा, मतलब 4 माइनस 2 लैम्डा, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। y का निकालें क्या होगा, लैम्डा y1 का वैल्यू लेना है, कितना होगा 3 प्लस 1 माइनस लैम्डा, फिर इसमें y2 का वैल्यू लेना कितना है 1 है, मतलब कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, ये आया, ठीक है। अब देखो हर एक पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे पहला नंबर ए नंबर हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं ए नंबर। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास भाई, ए में x वैल्यू यही है ना, इसको x के जगह लिखेंगे 3.6 बराबर, ये हमारा इक्वेशन है ना, x इक्वल्स कितना है 4 माइनस 2 लैम्डा। हाँ याद रखिएगा लैम्डा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो 1 से कम 1 और 0 के बीच होना चाहिए, यही इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें x का 3.6 लिए बराबर कितना है 4 माइनस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इक्वल्स कितना होगा 0.4 बचेगा, तो लैम्डा बराबर कितना हुआ 0.2, ये आ गया ना 0 से 1 के बीच में, बिल्कुल सही है। अब 1.4 को लेंगे किस पर, y पर, 1.4 ये वाला इक्वेशन में है ना, 1.4 इक्वल्स क्या आएगा लैम्डा इंटू 3 प्लस क्या था, अच्छा हमारे पास इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है ना, क्या है 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 2 लैम्डा प्लस 1, क्या आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा 0.4 इक्वल 2 लैम्डा, मतलब लैम्डा का वैल्यू वही 0.2 ही आएगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से एक मैंने निकाल दिया, तो पहला तो इस कन्वेक्स सेट में है भाई, ठीक है। और निकाल के दिखा दूं क्या, चलो एक और निकाल देते हैं, बाकी मैं फिर उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो पहला तो सही है हमारा, है ना। करना क्या है इसमें देख लेना किस किस जगह पे लैम्डा का वैल्यू 0 1 के बीच में रह रहा है, ठीक है। क्या किया मैंने, अब ले लेंगे इसको 1.2 x के जगह पे लिखेंगे, फिर क्या है 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। क्या होगा 2 लैम्डा इक्वल्स 4 माइनस 1.2 चला गया, तो 2.8 बचेगा, लैम्डा बराबर क्या हुआ 2.8 अपॉन 2 दैट इज 1.4, ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू 0 1 से बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, बी गलत हो गया। देखो इसी प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है, इसमें शायद सी भी आ रहा है, ए और सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप लोग इसी प्रकार से चेक कर ले, क्योंकि उतना बनाने आएंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को लीजिए, है ना। सपोज पर यूनिट कमोडिटी टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन सेलर्स, ठीक है, सेलर्स पर जो है एक यूनिट टैक्स लगा दिया जाता है, पर यूनिट कमोडिटी, है ना, पर कमोडिटी पे टैक्स लगाया जाता है। तो क्या होगा, अ टैक्स ऑन कमोडिटी क्रिएट अ वेज बिटवीन प्राइस द बायर पे एंड द प्राइस विच सेलर रिसीव, बिल्कुल सही है। अब मान लो प्राइस रिसीव किया एक सेलर 10 रुपया, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ रहा है 2 रुपया, ठीक है, तो उसको 8 रुपया मिला ना। बायर बेचा कितना में, बायर खरीदा कितना में 10 में, बट सेलर लिया कितना में, सेलर को मिला सिर्फ कितना 8 रुपया, चूंकि 2 रुपया टैक्स चला गया।
ये सही है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज, नहीं टैक्स लगने में क्वांटिटी घटता है। इफ दी सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन टैक्स बर्डन विल फॉल मोर हेवली ऑन बायर, बिल्कुल सही है। आपने इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ा होगा, अगर सप्लाई इलास्टिक हो, ठीक है, डिमांड की अपेक्षा, तो ज्यादा बर्डन बायर पे पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई देन टैक्स बर्डन विल फॉल हेवली ऑन बायर, नहीं, अगर डिमांड इलास्टिक रहेगा तो सेलर पे ज्यादा बर्डन पड़ता है। फिर इंपोजिशन ऑफ टैक्स क्रिएट डेडवेट लॉस, बिल्कुल डेडवेट लॉस क्रिएट करता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है कौन कौन सही है, ई सही है, ए सही है और सी सही है, ए सी ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो भाई देखते चलते हम लोग। नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर जो है था हमारा 2015 में आया है ये, ठीक है ना। हाँ, फिर जो है हमारे पास सामर्थ्य स्कीम जो है हमारा, ठीक है, ये 2017-18 में आया है, 2017-18 में आया है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद आयुष्मान भारत आया था 2018 में, है ना। पीएम कुसुम स्कीम जो है वो 2019 में आया है, और कोई बच गया, आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो ये 2020 में आया है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, नेशनल पॉलिसी ई, अच्छा एक ही ऑप्शन है तो हमारा देख लो, मैच कर लो, ई, उसके बाद बी, ठीक है, फिर सी है, डी आयुष्मान भारत, अच्छा मिस्टेक है यहाँ पे, आयुष्मान जो है ये सहकार स्कीम जो है ये 2020 में आया था, ये 2018 में आया है, ठीक है। तो पहले ई, फिर बी, फिर सी, ठीक है, फिर डी, फिर ए, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ इंटीग्रेट करना है, देखो ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर e का पावर log x होता है ना, ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाता है x, ठीक है। अगर e का पावर कुछ भी है, मान लीजिए a log x है, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है x का पावर a, क्लियर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। देखिए ये याद रखना ये वाला, ठीक है, क्या है, e का पावर 8 log x है, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 8 माइनस e का पावर 4 log x है, तो e का पावर, तो x का पावर 4 अपॉन नीचे x का पावर 4 माइनस x का पावर 2, ठीक है। इस तरह सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको पहले, है ना। क्या लिख सकते हैं उसको हम लोग, x का पावर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे पुट हुआ है, x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर, ये 2 हो गया, इंटीग्रेशन, ये और ये खत्म हो गया, बचा कितना हमारे पास, x का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, आ जाएगा x का पावर 5/5 प्लस एक्स का पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट c, है ना। ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया है मैथ्स में, कह रहा है एन इंडस्ट्री हैज 2 फर्म्स, है ना, 2 फर्म है, दे फेस इनवर्स डिमांड फंक्शन P इक्वल्स इतना एंड कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना, ठीक है। देखो P बराबर दिया हुआ है 200 माइनस 4, Q के जगह हम लोग लिख लेंगे Q1 प्लस Q2, ठीक है, 2 फर्म है ना, और मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, 200 माइनस 4Q1 प्लस सॉरी माइनस 4Q2 माइनस 4Q2, ठीक है, ये हो गया P, क्लियर है। अब देखो
कॉस्ट क्या दिया है, कांस्टेंट यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब पर यूनिट लग रहा है 8 रुपया कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, पर यूनिट लग रहा है तो एट क्यू लिख लेंगे, ठीक है। जहां पे क्यू का मतलब क्या है, Q1 प्लस Q2 है, ठीक है, Q1 प्लस Q2, राइट। तो इसको एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं इसी प्रकार से 8Q1 प्लस Q2 मतलब 8Q1 प्लस 8Q2, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग टोटल रेवेन्यू मतलब 1 निकालेंगे, फर्म 1 का TR निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें Q1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 Q1 माइनस 4 Q1 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, ठीक है। और TR2 जब निकालेंगे क्या करेंगे, P में Q2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 Q2 माइनस 4 Q1 Q2 माइनस 4 Q2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट 1 फर्स्ट फर्म का खाली मतलब देखना है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जरूरत नहीं इतना लिखने का, डायरेक्टली लिख सकते हैं। फर्स्ट फर्म का अगर है ना तो वो क्या हो जाएगा 8Q1 हो जाएगा, सेकेंड फर्म का जब निकालेंगे TC2 वो भी 8Q1 Q2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 निकालेंगे, कितना होगा भाई, TR1 माइनस TC1, तो TR1 200 Q1 है और इधर 8 Q1 है, माइनस होगा 192 Q1 माइनस 4 Q1 का स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, ठीक है। देखो प्रॉफिट निकाल रहे हैं TR1 माइनस TC1, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अब इसको अब पाई 2 निकालेंगे, इसमें भी वही होगा 192 Q2 माइनस 4 Q1 Q2 माइनस 4 Q2 का स्क्वायर, ठीक है, निकल गया हमारा दोनों का प्रॉफिट फंक्शन, है ना। अब करना क्या है, अब हमारा काम है हम लोग पाई 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा भाई 192 इक्वल्स 8Q1 माइनस 4Q2 आएगा। फिर d पाई 2 को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे Q2 के रिस्पेक्ट में, वो आएगा 192 माइनस इक्वल टू 0 है ना 8Q1, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखा सही नहीं हूँ, ये क्या लिखाएगा, जब डिफ्रेंशिएट करें हैं तो इसको होगा 192 माइनस 8Q1 माइनस 4Q2, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा 192 इक्वल्स 8Q1 प्लस 4Q2, ठीक है। अब Q2 के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे क्या आएगा, हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना, ये आ जाएगा 192 माइनस 4Q2 Q1 माइनस 8Q2 इक्वल्स 0, तो लिख सकते हैं 192 इक्वल्स 4Q1 प्लस माइनस उधर चल जाएगा प्लस 8Q2, ठीक है। अब सॉल्व करना है, मैं इरेज करते जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूं, इधर बड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन आपका ये, है ना। चलिए देखिए अब क्या है, पहला 192 इक्वल्स 8Q1 प्लस 4Q2, इधर दूसरा क्वेश्चन 192 इक्वल्स 4Q1 प्लस 8Q2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, इसमें 2 और इसमें 1, क्या आएगा 4 384 इक्वल्स 16Q1 प्लस 8Q2, इधर वही 192 इक्वल्स 4Q1 प्लस 8Q2, ठीक है, माइनस 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 ये कट गया, क्या बचा 12Q1 बराबर 2, 18 में 9 गया 9 1,
ठीक है। तो Q1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा 192/12। कितना आएगा 1, आपका आ गया 1 और बच गया कितना 7 और 6 72 16, ठीक है। Q1 16, राइट। अब देखो Q1 16 हो गया, Q2 कितना होगा, पुट कर लेते हैं वैल्यू, इधर मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। कितना है 192 इक्वल्स 8Q1 16 प्लस 4Q2, है ना। तो 192 माइनस इसको 16 इंटू 8 को इधर कर दिए हैं, कितना 48 8 लेफ्ट 4, अच्छा 112 बराबर 4Q2, ठीक है। तो 12 में 8 गया 4 बचेगा, फिर 8 में 2 गया 6 इक्वल्स 4Q2। तो Q2 का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया 16 अपॉन ये हमारा आ गया 16 ही, ठीक है 64/4। तो Q1 कितना है 16, Q2 कितना है 16, दोनों को ऐड करेंगे 32 होगा। देख लो ऑप्शन में कहीं 32 था, बिल्कुल है ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए है ना, पहले प्राइस एंड क्वांटिटी पूछा है, भाई इसको मार दो। बाकी Q1 Q2 निकल गया ना, प्राइस अब पुट करके देख लेना भाई, आ जाएगा 72 आपका, ठीक है। आगे बढ़ता हूं ना, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन सिंपल न्यू क्लासिकल मॉडल अज्यूम, ये हैरोड न्यूट्रल टेक्नोलॉजी की बात करता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इसकी बात करता है ये, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है इंटीग्रेट करना है 100 का पावर x है, ठीक है। तो 100 का पावर x का मतलब क्या हुआ, देखो जब इंटीग्रेट करते हैं ना कांस्टेंट का पावर x dx, तो इसका आंसर होता है ax अपॉन लॉग a प्लस कांस्टेंट c। कहीं है 100 का पावर 100 का x है तो 100 का पावर x अपॉन लॉग 100, बिल्कुल ऑप्शन प्लस सी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माथा खराब बड़ा बड़ा दे दिया क्वेश्चन जी। डिफ्रेंशिएट करना है, सिंप्लीफाई करो इसको पहले, क्या हो जाएगा x रूट अंडर 1 प्लस वाई इक्वल्स लिख सकते हैं माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। दोनों सब स्क्वायर कर दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर, रूट को हटाने के लिए कर रहा हूं मैं ना, 1 प्लस वाई हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर माइनस से खत्म हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखते तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स दोनों में कुछ कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन है हमारा एक्स अगर बाहर निकाल लें, एक्स वाई कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे वाई बचेगा माइनस इधर एक्स बचेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल्स माइनस को बाहर निकालो तो एक्स वाई, माइनस बाहर निकाल देंगे तो इसको एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये और ये कट गया, बचा कितना एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखिए तो वाई प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स, ठीक है। दोनों में y कॉमन है, क्या होगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। सिंपल एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में ले आए, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सॉरी डिफ्रेंशिएट करोगे u बाई वी के फॉर्म में कर सकते हो ना, dy बाई डी एक्स क्या होता है सिंपली क्या होगा 1 प्लस एक्स बाहर रहेगा, माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स को 1 आएगा डिफ्रेंशिएट करने पर,
फिर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए 1 प्लस, माइनस को अंदर कर देते इधर हम लोग, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देते तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सपोज द स्लोप कोफिशिएंट इन अ रिग्रेशन y on x is 15, what will be the slope coefficient in regression y plus 10 on x minus 5। कह क्या रहा है कि y के सब टर्म में 10 जोड़ दिए, x के सब टर्म में 5 माइनस कर दिए, तो तब क्या आएगा इसका स्लोप कोफिशिएंट। रिग्रेशन में पढ़ा होगा आपने, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन ओरिजिन, मतलब सभी वैल्यू में कोई टर्म ऐड करते या घटा दे, उसका जो वैल्यू है चेंज नहीं होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। तो हमारा आंसर 15 का 15 ही रहेगा, y on x का 15 था, इसका भी 15 ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, कहता है सपोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ कॉलेज इन नॉर्मल विथ मीन 60 kg। मीन कितना दिया हुआ है भाई, मीन दिया हुआ है हमारा 60 kg, म्यू हमारा है 60 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन है कमा कितना 3। Which of the following area from the standard normal distribution give the probability of a randomly selected student having weight less than 66 kg, ठीक है, मतलब कह रहा है probability of x less than 60 kg, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब है जैसे हमारे पास एक डायग्राम मान लीजिए ये, ठीक है, ये हो गया, यहां हमारा मीन वैल्यू होता है, मतलब 60 हमारा मीन है दिया हुआ, क्लियर है। कह रहा है 66 kg से कम वेट वाले लोग कितने हैं, तो वैसी बात है 66 इधर होगा कहीं पे, अगर 60 यहां 66 इधर होगा, लेकिन जेड वैल्यू बोला तो जेड स्कोर निकालना होगा, क्या x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होता है भाई, x कितना 66 लेंगे, माइनस म्यू कितना 60 दिया है, ये 3, तो 6 बचेगा, 6/3 मतलब 2 आएगा, तो जेड जब x 66 है तो जेड हमारा कितना है 2 है, और जब x हमारा 60 है, ठीक है, तो हमारा जेड वहां पे 0 होता है, जहां मीन वैल्यू पे जेड 0 होता है। तो बोला है 66 से कम लेस देन 66, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 60 लेस देन 2, ठीक है। ये पूरा एरिया हमारा जो हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है ना, एरिया लेफ्ट ऑफ जेड इक्वल्स 2, ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 69 क्वेश्चन है, कहता है इफ यू ड्रॉ अ रैंडम सैंपल साइज ऑफ 25 फ्रॉम अ पॉपुलेशन हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, मतलब n दिया हुआ है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10, कहता है स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट अंडर n, क्या है 10 अपॉन रूट अंडर 25, मतलब 10 अपॉन 5 मतलब कि 2, ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कहता है fully sterilized intervention by central bank at the time of capital inflow, जब कैपिटल इनफ्लो हो रहा हो वैसे समय में फुल्ली स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन मतलब लिक्विडिटी, लिक्विड मनी मार्केट में बढ़ा दे रहा है, सरकार जो है डोमेस्टिक करेंसी को बढ़ा रहा है सेंट्रल बैंक, तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में क्या होगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो नेट बढ़ जाएगा, बट हमारा डोमेस्टिक करेंसी का एसेट जो है वो घट जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये था भाई आपका कंप्लीट, है ना, जो उम्मीद है आपको बड़ा ही हेल्प मिला होगा ये आपके सेशन से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।